क्या होगा फिर, पाथ अगर सर्कुलर है तो उस केस में क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू बनेगा बी क्यू वी। इसके ऊपर से सारे फॉर्मूले आएंगे, जैसे आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू पी अपॉन आर इक्वल्स टू रूट ऑफ 2m e अपॉन, मतलब कि आर प्रोपोर्शनल टू वी प्रोपोर्शनल टू पी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ, उसके बाद में पीरियोडिक टाइम 2 पाई एम अपॉन फ्रीक्वेंसी बी क्यू अपॉन, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m हो गया। वही बात अगर मतलब एंगल अगर 0 एंड 90 डिग्री को छोड़ के मतलब एक्यूट एंगल है तो उसके इसमें क्या होगा, पाथ हेलिकल होगा। हेलिकल पाथ में क्या होगा, पहले अगर पिच की बात करेंगे तो पिच में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा, मतलब 2 पाई एम अपॉन बी क्यू इंटू वी कॉस थीटा। एंड अगर रेडियस की बात करेंगे तो वी का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, मतलब एम वी साइन थीटा अपॉन, फिर इसी पार्ट के ऊपर वर्क करने वाला डिवाइस आता है साइक्लोट्रॉन। क्या है साइक्लोट्रॉन, सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर यूज फॉर accelerating positively charged particles like proton, neutron and alpha particle to accelerate it into a high velocity so that it gains maximum amount of kinetic energy and energy gain करने के बाद ये क्या करेंगे, which are further used for artificial transmutation। क्या होता है artificial transmutation, heavy element is bombarded with positively charged energetic particles so as to convert it into अनदर एलिमेंट टू प्रोड्यूस अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। ये उसका बेसिक पर्पज है। फिर कंस्ट्रक्शन में क्या था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में 2 सेमी सर्कुलर होलो मेटल बॉक्स मतलब डी, जिसके स्पेस में क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगी, बेंड करेगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, एंड वो क्या करेगा फिर स्पाइरल पाथ फॉलो करके वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और उससे मैक्सिमम वर्क डन होगा। ठीक है, तो वहां पे हम जो एसी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 4 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट वही अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दोनों भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड भी चेंज करती है, डायरेक्शन भी चेंज करती है, लेकिन चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है जहां पे मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक दोनों भी फील्ड प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, चार्ज के ऊपर दोनों फोर्स एक्ट होंगे। कौन से दोनों फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। तो नेट फोर्स बनेगा Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस, एंड इस फोर्स को हमने बोला था, और यहाँ पे हमने दो कंडीशन देखी थी, अगर तीनों एक दूसरे को पैरेलल है तो मैग्नेटिक की वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक की वजह से एक्ट होगा, दैट इज एक्सेलरेट करेगा बाय QE बाय M से। एंड वहां पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स विल बिकम इक्वल, तो उस केस में वेलोसिटी इज गिवन बाय V इक्वल्स टू E बाय B, वेलोसिटी इज गिवन बाय E बाय। सेम कंडीशन में अगर हम चार्ज पार्टिकल को रिप्लेस करेंगे विद करंट कैरिंग कंडक्टर तो क्या होगा, इन केस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर force acting on conductor is given by F equals to ILB sin theta। फिर से वही कंडीशन, थीटा 0 4 0, थीटा 180, फोर्स 180 नहीं 40, ठीक है, I0 40, B0 40, L0 40, एंड उसके ऊपर से हमने देखा कि अगर वही कॉइल है मतलब करंट कैरिंग लूप है तो उसके ऊपर क्या एक्ट होता है, टॉर्क एक्ट होता है, विच इज गिवन बाय टाउ इक्वल्स टू M इंटू बी इंटू साइन थीटा। वही टॉर्क हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, वहां पे PE साइन थीटा था। P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, M का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एंड अगर ये करंट लूप के ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय NIA। वही अगर मैग्नेटिज्म में टॉर्क एक्ट होगा तो फॉर्मूला सेम है, MB साइन थीटा, फक्त वहां पे M मतलब कौन होगा, स्मॉल m इंटू 2L, क्योंकि मैग्नेट के ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा है ना, ये डिफरेंस रहेगा। अगेन उसको अगर रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए वर्क डन लगेगा, कितना होगा वर्क डन, MB इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ, बट जनरली थीटा 1 0 होता है इसलिए MB इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। वही अगर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो माइनस ऑफ MB कॉस ऑफ थीटा, फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब थीटा 180, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। थीटा अगर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल, एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगी, जब थीटा 90 होगा। ठीक है, तो वो बनेगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सारी बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद अप्लाई किया था MCG में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट और मेजर
small amount of current. कितना small? Less than 10 milliampere. Was designed by D. Arsenal. Works on the mechanism of PMMC. It is of two types, pivoted and suspended. Pivoted में क्या होगा? Coil PQRS copper की. Suspended में coil PQRS copper की, है ना, wounded on non-magnetic frame of aluminium which is suspended freely in the strong magnetic field produced by two strong poles of horseshoe magnet with the help of phosphor bronze wire, जिसके ऊपर mirror होती है for lamp and scale arrangement, and another end of the coil is connected to the hair helical spring. and उस केस में हमने देखा था कि करंट फ्लो होगा तो कॉइल डिप्लेक्ट होगी, तो डिप्लेक्ट करने के लिए टॉर्क एक्ट होगा टाउ डी बिना, फिर स्प्रिंग उसको रिस्टोर करेगा टाउ आर इक्वल टू सी थीटा, तो बिना इक्वल टू सी थीटा, आई इक्वल्स टू सी थीटा अपॉन एन बी ए. उसके ऊपर से आती है सेंसिटिविटी एस आई. क्या होती है सेंसिटिविटी? डी थीटा अपॉन डी आई, मतलब एन बी ए अपॉन सी. ये हो गई करंट सेंसिटिविटी. एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए क्या करना है? करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर. आगे इसी गैलोनोमीटर के ऊपर से हम एमीटर बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? A shunted PMMC galvanometer is called an emitter, जिसमें क्या करना है? एकदम छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है इन पैरेलल, सो दैट उससे क्या होगा? मोर देन 99% करंट बाईपास हो जाएगा थ्रू शंट, और वहां पे क्या होता है फिर? पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, तो IG इंटू कैपिटल G बिकम्स इक्वल टू IS इंटू, फिर फॉर्मूले आते हैं. पहले सबसे इंपॉर्टेंट यस का, S इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस आई जी इंटू कैपिटल G. अगर आई जी है तो यस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई, अगर आई एस है तो G अपॉन एस प्लस जी इंटू आई. तो पन है, ठीक है. और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है I इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ आई जी, जिसके ऊपर से ये एमीटर गैलोनोमीटर का कन्वर्जन चलता है, ठीक है. फिर आइडियल एमीटर हैज बट प्रैक्टिकल फाइनाइट एंड वेरी स्मॉल. वोल्टमीटर क्या होगा? वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद कॉइल ऑफ एमसीजी, ये बनेगा वोल्टमीटर. तो वोल्टमीटर में क्या होता है? सीरीज में कनेक्ट करते हैं वेरी हाई रेजिस्टेंस को, तो वहां पे इक्वेशन बनेगा आर एस इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस ऑफ कैपिटल जी, ठीक है. तो एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, गैलोनोमीटर हो गया, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हो गया. उसके साथ में डिस्कशन शुरू किया था अबाउट मैग्नेटिज्म. क्या होता है मैग्नेटिज्म? मतलब टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. किसके पास है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, दूसरा मैग्नेट के पास. दोनों भी मैग्नेटिक फील्ड में कौन होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है. क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मतलब टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फिर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है? नंबर of force passing normally through given area denoted by phi, given by phi equals to b vector dot a vector या फिर ds vector, यानी कि phi equals to बनेगा b into a into cos of theta. ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है. यही मैग्नेटिक फ्लक्स हमें EMI में भी रिक्वायर्ड होगा. EMI के इंट्रोडक्शन में फिर से हमें फ्लक्स वहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. यहाँ पे जो हम B को यूज कर रहे हैं, B का मतलब कौन है? मैग्नेटिक इंडक्शन. A का मतलब एरिया, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन, किसके बिटवीन? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द गिवन सरफेस एरिया. देन मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट वेबर, सीजस यूनिट मैक्सवेल. ऋतुजा 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू कितने वेबर? 10 टू द पावर -8 वेबर. करा लो, ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद में मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट डिफाइंड एज flux per unit area denoted by B, given by B equals to pi by A SI unit, wave per meter square और टेस्ला और न्यूटन पर एम्पियर मीटर. उसके बाद में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर. उसके बाद में आता है म्यू. क्या है म्यू? मतलब परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, यानी म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जहाँ पे म्यू आर का मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है? 1 प्लस काय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड. तो ये बेसिक इंट्रो करने के बाद फिर आता है बार मैग्नेट. बार मैग्नेट को क्या होते हैं? दो पोल्स. मैग्नेट विद सिंगल पोल और मोनोपोल, उसको हर बार क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं, ठीक है. हर एक पोल को खुद की पोल स्ट्रेंथ होती है. क्या होती है पोल स्ट्रेंथ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट. नॉर्थ पोल के लिए प्लस m, साउथ पोल के लिए दो पोल के बिटवीन का जो सेपरेशन होता है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ. क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक लेंथ. अब मैग्नेटिक लेंथ मतलब क्या होता है?
सेपरेशन बिटवीन, और उसमें रिलेशन क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ इक्वल्स टू 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ से मैग्नेटिक लेंथ ऑलवेज क्या होती है, लेस होती है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक एक्सिस, इक्वेटर, है ना। उसके बाद में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल m एंड 2n, ये किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए, लेकिन करंट कैरिंग लूप पे तो n इंटू आई इंटू ए। एंड इसमें हमने देखा था कि अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, क्या ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल फॉर्म होगा, नॉर्थ पोल। एंड करंट अगर क्लॉकवाइज है तो, फिर उसके बाद में आता है मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कितनी होती है, EVR/2। फिर उसको क्या करते हैं हम, ME/ME से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या होता है, E/2 इंटू L, फिर M/L को बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, कितना होता है, E/2 उसकी वैल्यू 8.8 इंटू 10⁻+10 कूलम पर kg। उसके बाद में फिर बोर्स मैग्नेटन कितना होता है, क्या होता है बोर्स मैग्नेटन का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, 0.923 इंटू 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी थी, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में, तो कितना करंट इंड्यूस करेगा, 1 मिली एम्पियर। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर कितना प्रोड्यूस होगा, 4 पाई टेस्ला, ठीक है। उसके बाद में बोर्स मैग्नेटन, उसकी वैल्यू फिर से 0.923 इंटू 10⁻⁻23। फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद में ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, और उसके लिए हमने सेम कंसेप्ट देखी थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, क्या करता है, अर्थ की तरह दो टाइप की मोशन परफॉर्म करता है, एक ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस एंड दूसरी स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, बट प्रैक्टिकली वो होती नहीं, हम उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा, वहां पे दो मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड होगी, MO एंड MS। इसका मतलब ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, mnet इक्वल्स टू MO वेक्टर प्लस MS वेक्टर। ईच एटम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द गिवन सॉलिड्स। लेकिन फिर भी क्या होता है, आयन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोशियम, इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट जो है वो मैग्नेट को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। इसका रीजन क्या है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो सब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने कल के लेक्चर में नहीं, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखा था जियोमैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म क्या होता है पवन, जियोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय रिलायंस। जियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की होती है, अ ह्यूज और लार्ज बार मैग्नेट इज बुरीड अंडर द अर्थ, म्हणून का नहीं, मग क्या होता है, क्रस्ट में सारे मेटल्स मोल्टन स्टेट में होते हैं, और अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या करते हैं, वो भी मोशन में सेट होते हैं, तो वहां पे उनकी मोशन की वजह से क्या हो गया, अगेन अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड, व्हेनेवर चार्जेस इन मोशन दे विल प्रोड्यूस। तो यहाँ पे भी क्या होती है, ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसका एग्जिस्टेंस अप टू 6 टाइम्स ऑफ आर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ बिहेव करती है एज ए मैग्नेट, जिसमें जोग्राफिक नॉर्थ पोल होता है, वहां पे मैग्नेट का कोण है, जहां पे जोग्राफिक साउथ है वहां पे मैग्नेट का कोण है, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट में नहीं है, थोड़े से इंक्लाइन है। कितना इंक्लिनेशन इसमें, 11.3 डिग्री, वेरी गुड। फिर उसके बाद जोग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, जोग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, जोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन मतलब क्या होगा, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू गिवन प्लेस एंड बोथ द पोल्स। फिर ज्योग्राफी के तो ज्योग्राफिक पोल्स, मैग्नेटिक के तो, फिर उसके बाद में तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। उसके बाद एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए tan डेल्टा इक्वल्स टू BV/BH, फिर BH इक्वल्स टू रूट ऑफ B² माइनस BV का स्क्वायर। एंड उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया था एपरेंट डीप। एपरेंट डीप के लिए पहले देखा डीप सर्कल, क्या है डीप सर्कल, वेरी गुड। उसके बाद में आती है ट्रू डीप, क्या है ट्रू डीप, एक्सेलेंट। उसके बाद में एपरेंट डीप फाइंड करने के लिए क्या होगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन के साथ प्लेन अगर गिवन प्लेन अगर अल्फा इतना एंगल बनाता है, तो हम क्या करेंगे, पहले बी था, बी का BH बना, BH इक्वल्स टू B cos डेल्टा, अगेन BH का BH डैश लेंगे, वो बनेगा BH cos ऑफ अल्फा। फिर हमें क्या चाहिए, एपरेंट डीप मतलब tan डेल्टा डैश इक्वल्स टू क्या बनेगा, BH डैश अपॉन BV, बट BH डैश कितना है,
उल्टा हो गया, बीवी अपॉन बी एच डैश। तो बीवी बीवी है, बी एच डैश मतलब कौन है, बी एच कॉस ऑफ अल्फा। तो बीवी अपॉन बी एच कॉस अल्फा, जिसमें बीवी का मतलब बी साइन डेल्टा, बी एच का मतलब बी कॉस डेल्टा, बीवी कैंसल, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा tan डेल्टा, तो tan डेल्टा डैश इक्वल्स टू tan डेल्टा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा। ये हो गया एपरेंट डीप, एपरेंट डीप, कळलं ना। उसके बाद में मैग्नेटिक मैप, जिसमें आइसोक्लिनिक, आइसोगोनिक, अगोनिक, अक्लिनिक, आइसोडायनेमिक। देन आते न्यूट्रल पॉइंट्स, असतात का कधी न्यूट्रल पॉइंट, कधी असतात, बरोबर असतात, बरोबर आहे, एकदा एक्सिस वर असतात, एकदा इक्वेटरवर असतात, ठीक है। उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बस क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, बीएच को गिवन फॉर्मूले के साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन, जिसमें पहले आता है टेंजेंट लॉ। क्या था टेंजेंट लॉ, B equals to BH tan of theta. पण कधी, whenever magnet is placed in two mutually perpendicular magnetic field, कुठल्या कुठल्या, एक horizontal component of Earth's magnetic field that is BH, and दूसरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कोई भी होगी B। तो इसके इन बिटवीन अगर मैग्नेट इक्विलिब्रियम में आ रहा है किसी भी एंगल थीटा से, तो इसका मतलब B की वैल्यू कितनी होती है, BH इंटू टैन ऑफ थीटा। इसको बोला जाता है टेंजेंट लॉ। फिर इसके ऊपर वर्क करने वाला पहला डिवाइस टेंजेंट गैलोनोमीटर। क्या होता है टेंजेंट गैलोनोमीटर, अगेन गैलोनोमीटर डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। और उसकी वर्किंग में क्या होता है, फिर पहले इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर कॉइल, कौन सी कॉइल, सर्कुलर कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, जिसके सेंटर में क्या प्लेस करेंगे, कंपास, जिसकी सराउंडिंग में क्या होगा, एक स्केल होगी ग्रेजुएटेड, है ना, डिफ्लेक्शन या फिर करंट मेजर करने के लिए। तो वहां पे क्या होगा, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, संस्कृति म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है। उसके बाद में b इक्वल्स टू कितना होता है, BH tan ऑफ थीटा। फिर इनको इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। कितना मिलेगा करंट, I इक्वल्स टू 2r BH अपॉन म्यू नॉट इंटू n इंटू टैन ऑफ थीटा। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से ये ब्रैकेट मतलब कौन है, कांस्टेंट, जिसको हमने बोला था के मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर टेंजेंट गैलोनोमीटर, नहीं का रिडक्शन फैक्टर, जिसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। टेंजेंट गैलोनोमीटर हो गया। उसके बाद में आता है मैग्नेटोमीटर्स, दो टाइप के मैग्नेटोमीटर, एक डिफ्लेक्शन एक वाइब्रेशन। डिफ्लेक्शन में दो पोजीशन, tan ए फॉर एक्सिस, मतलब क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब इज इक्वल्स टू, तो इसका मतलब m प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, m प्रोपोर्शनल टू पवन, r का 1 अपॉन r, पवन m प्रोपोर्शनल टू r क्यूब का 1 अपॉन r क्यूब, प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है। उसके बाद tan b पोजीशन, tan b में क्या होगा, पॉइंट विल बी ऑन इक्वेटर, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r क्यूब इक्वल्स टू BH tan ऑफ थीटा। एंड उसके बाद में वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन m इंटू BH, वेयर I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज गिवन बाय ml स्क्वायर बाय 12, क्योंकि बार मैग्नेट मतलब रॉड की शेप में। m का मतलब मास, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, BH का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके ऊपर से अगर हमें डाइपोल मूवमेंट चाहिए m, तो क्या बनेगा, m इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर I डिवाइडेड बाय m इंटू BH इंटू टी स्क्वायर। यम नसेल लिहितो, यम इकडे घेतलं ना, काही सांगतो का पवन, BH इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद कंपेयर करने के लिए m1 प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी स्क्वायर, मतलब m1 अपॉन m2। उसके बाद में BH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब BH1 अपॉन BH2। उसके बाद में कंपैरिजन बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, सम में क्या करेंगे, साउथ के नीचे साउथ, नॉर्थ के नीचे, तो I बनेगा I1 प्लस I2, m बनेगा m1 प्लस m2। तो वहां पे फिर से डिफरेंस पोजीशन लेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ पे साउथ, साउथ पे, तो फिर से I बनेगा I1 माइनस I1 प्लस I2, m बनेगा m1 माइनस, तो फिर कंपेयर करेंगे तो m इन सम अपॉन m इन डिफरेंस इक्वल टू ts का स्क्वायर प्लस td का स्क्वायर अपॉन ts का स्क्वायर माइनस td।
व्हेरी गुड, ते आम्ही अगोदर म्हटलो होतो, ठीक है। तो वहां पे जियोमैग्नेटिज्म एंड उसके एप्लीकेशन खत्म हो गए। फिर उसके बाद कल डिस्कस किया था अबाउट मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है मैग्नेटाइजेशन? मतलब induced dipole moment per unit volume is called as magnetization, या फिर हम इसको mz इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं काय m इंटू एच। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था h का। h का मतलब था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला था ni इन जनरल, लेकिन लास्ट में हमने डिराइव किया था, वेरी गुड, h इक्वल्स टू b बाय म्यू। फिर इसको समझने के लिए हमने पोलराइजेशन को भी देखा था। क्या होता है पोलराइजेशन? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट। फिर उसमें पोलर आ गए, नॉन पोलर आ गए। दोनों भी केस में क्या होता है? बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट्स, मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, फिर क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है तो पोलराइजेशन कहाँ पे? अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है तो, एंड वही डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक है तो ये बनेगा मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन में फिर क्या होता है? दो फॉर्मूले, एम नेट बाई वी एंड दूसरा एम जेड इक्वल्स टू काई एम इंटू एच। फिर एक एक्सपेरिमेंट देखा, एक सोलेनॉइड है, उसके सेंटर में आयन कोर प्लेस कर दी, तो वहां पे नेट इंडक्शन कितना प्रोड्यूस होता है? बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम, जिसमें बी नॉट का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एंड बी एम का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयन कोर। फिर वहां पे हमने देखा बी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, बी एम का म्यू नॉट इंटू एम से। फिर यहाँ पे b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कॉमन लेंगे, क्या बचा? एन आई प्लस एम जे। बट उसमें अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो b इक्वल्स टू क्या बन गया? म्यू नॉट एन आई मतलब h, एम जेड मतलब काई इंटू एच, काई m ले लो। तो फिर से यहाँ पे एच एच कॉमन लेंगे तो म्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस काई m इंटू एच। बट 1 प्लस काई m को हम पहले डिफाइन कर चुके, क्या बोलते हैं उसको? तो b इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। बट म्यू नॉट इंटू म्यू आर को हम तो म्यू बोलते हैं, तो ये बनेगा म्यू इंटू मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन या फिर करंट कैरिंग सोलेनॉइड, दोनों का नेट इफेक्ट इज गिवन बाय E इक्वल्स टू म्यू इंटू एच, वेयर एच का मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। और क्या देखा था? बस इतना ही हुआ था डिस्कस करके। चलो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। हाँ, क्यूरीज लॉ भी हुआ था। क्या था क्यूरीज लॉ? फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब एम जेड इक्वल्स टू सी इंटू बी एक्सटर्नल अपॉन टी। सी का मतलब क्यूरीज कॉन्स्टेंट। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन इट्स बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें फर्स्ट वन आएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होगा पैरामैग्नेटिक का मतलब? VDI, व्हेरी गुड, राइट डाउन। काल इंट्रोड्यूस केलं होतं मला वाटतं, हे ना, राइट डाउन। Paramagnetic substances, the substances which are weakly attracted by, the substances which are weakly attracted by, the substances which are weakly attracted by, weakly attracted by कौन? Magnet. Substances which are weakly attracted by the magnet are called as paramagnetic substance. अब ऐसा होता क्यों है उसका रीजन लिखना नहीं, बस सुनना है। इनिशियली हमने देखा कि हर एक सब्सटेंस, फिर वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, हर एक कंडीशन में उसके जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है दे आर प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि बिकॉज ऑफ देयर रैंडम ओरिएंटेशन मैग्नेटिक मूवमेंट नेट जो है वो जीरो बनती है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉसिंग इन यूनिट एरिया इन वन डायरेक्शन बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू equal number of magnetic movement crossing unit area in the opposite direction.
तो इस तरह के मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते तो होता क्या है, magnetic movement which are acting in the opposite direction to that of externally applied magnetic field slows down. कळलं का? And magnetic movement which are acting in the direction of applied magnetic field speeds up. कळतंय का? इसका मतलब क्या होगा कि जो अप्लाई की थी मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जितनी थी और कम हो जाएगी, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब वहां पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो पहले जीरो थी अब नॉन जीरो हो जाएगी, एक साइड में ज्यादा एक साइड में कम। इसलिए क्या होगा कि ये सब्सटेंस जो है वहां पे उसके सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड होने की वजह से मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटाइज होने के बाद भी इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, कंसिडरेबल नहीं होता है। इसलिए ये एज ए मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा, बस स्ट्रांगली वीकली मैग्नेट की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? ये होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की केस। अब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की केस में क्या हो रहा है, ये वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट है। फिर इसके वेरियस एग्जांपल हे माहिती आहेत आपल्याला, जैसे कि एक रॉड है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, इसको मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड किया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पैरेलल डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेगा। कळतंय का? सूरज काय झालं बेटा, एवढा का सिरीज झाला? नाही ना? ठीक है, अगर पैरामैग्नेटिक गैस है जैसे कि ऑक्सीजन है ना, तो उस केस में क्या होगा, इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये खुद को अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक यू ट्यूब है कंटेनिंग पैरामैग्नेटिक लिक्विड, तो उसके एक आर्म में अगर हम मैग्नेट प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, उस आर्म में लिक्विड की लेवल थोड़ी सी राइज करेगी। ये कॉमन एप्लीकेशन एग्जांपल के, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बस इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। पढ़ा लो। उसके बाद में यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है एंड वेरी स्मॉल। अगर काय पॉजिटिव बना तो उसकी वजह से म्यू आर क्या होगा, 1 प्लस काय होता है ना, तो म्यू आर क्या बनेगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये 1 से ग्रेटर बनेगा। ठीक है, तो यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। बाकी एग्जांपल्स तो समझ में आएगा, कोई भी आ रहा है वो पैरेलल हो जाएगा, लिक्विड है उसकी लेवल क्या होगी राइज करेगी। ठीक है, ये हो गई पैरामैग्नेटिक की केस। अब इसके एग्जांपल एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, पोटेशियम, ये सब क्या है, ईएम वाले कौन है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन है, वो भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। विकी चलो, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गए। काय काय इंपॉर्टंट आहे कळालं ना। पहिले पैरामैग्नेटिक मतलब क्या, सबस्टन्सेस विच आर वीकली अट्रॅक्टेड बाय द मैग्नेट। क्यों अट्रैक्ट करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन ते फक्त लक्षात ठेवायचं। उसके बाद में ये कॉमन एग्जांपल अगर देंगे तो समझ में आना चाहिए कि रॉड है पैरेलल लाइन होगा, एयर है पैरेलल लाइन होगी, लिक्विड है तो वो राइज करेगा, सब्सटेंस है तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर टू वीकर मूव करेगा, वीक टू स्ट्रॉन्ग। कोई भी एक सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो वो मूव करेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग मूव करेगा या स्ट्रॉन्ग से वीक मूव करेगा, वीक टू स्ट्रॉन्ग मूव करेगा। अट्रैक्शन हो रहा है ना तो स्ट्रॉन्ग की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड रिलेटिव परमेबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद में आएंगे डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक में क्या होगा, the substances which are weakly repelled by the magnet, substances which are weakly repelled by the magnet, substances which are weakly repelled by the magnet are known as or are called as diamagnetic substances.
आता परत ऐसे क्यों होगा? जैसे पैरामैग्नेटिक में क्या होता था, मैग्नेटिक मूवमेंट्स विच आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन स्लो डाउन, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, स्पीड अप होती थी। यहाँ पे डाई में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट्स विच आर in the opposite direction to that of applied magnetic field speeds up, and in the direction of magnetic field क्या होगा, slow down। इसकी वजह से क्या होगा, वो अवे चला जाएगा मैग्नेट से, मतलब मैग्नेट क्या करेगा, उसको वीकली रिपेल करेगा। हो गया क्लियर? अब इसके बाद में देखो फिर से, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर खुद को अलाइन करेगा। अवे जाना था इसलिए वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर। उसी तरह से अगर गैस है तो वो भी क्या होगा, पैरेलल अलाइन हो जाएगा। उसके बाद में अगर यूट्यूब है, उसमें डायमैग्नेटिक लिक्विड प्लेस किया है, मैग्नेट रख देंगे तो लिक्विड की लेवल क्या करेगी, फॉल हो जाएगी, राइज नहीं, फॉल हो जाएगी। एंड अगर डायमैग्नेटिक को हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो मूव करेगा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। क्लियर? अब वहां पे डायमैग्नेटिक की केस में ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देन काई इज नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, एंड काई नेगेटिव है, इसका मतलब पवन म्यू आर क्या होगा, 1 प्लस काई, लेकिन काई नेगेटिव है तो 1 में से एक नंबर माइनस हो रहा है, मतलब ऑलवेज क्या रहेगा, लेस देन 1। अब डायमैग्नेटिक कोन सगळे भारी भारी महागडे है ना, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, बस वहां पे प्लैटिनम नहीं है। ठीक है, एयर, बिस्मथ, ये सब कौन है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। डाई हो गया, पैरा हो गया, उसके बाद में हीरो, फेरो, क्या होगा फेरोमैग्नेटिक में, strongly attracted by the magnet, very good, are called as ferromagnetic substance। The substances which are strongly attracted by the magnet are called as ferromagnetic substance। मतलब मैग्नेट उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है तो वो बनेंगे फेरो। अब स्ट्रांगली क्यों अट्रैक्ट होगा, रीजन वही होगा कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन थी वो स्लो डाउन हो रही है, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन वो स्पीड अप हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो है इस टाइप के मटेरियल में स्पीड अप होने वाले मैग्नेटिक मूवमेंट के नंबर पैरा की केस में जो थे उनके कंपैरिजन में एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं। तो ये क्या करता है, मैग्नेटाइज होता है एंड एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक के केस में फिर रिमेनिंग प्रॉपर्टी सेम रहेगी, रॉड है तो पैरेलल, एयर है तो पैरेलल, यूट्यूब में लिक्विड है तो लेवल राइज, एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो मूव करेगा फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। ये सारी बातें सेम रहेगी। ठीक है, एंड फेरो के एग्जांपल्स आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोशियम एंड देयर अलॉयज, पवन एंड देयर अलॉयज। बस ठीक है, तो ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की केस। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की केस में जो होता है काय, मतलब ससेप्टिबिलिटी, ये होती है पॉजिटिव एंड वेरी हाई। कैसी होती है, पॉजिटिव एंड वेरी हाई। कितनी आहे काल सांगितलं तुम्ही, 5-10 हजार पर्यंत। आयन के लिए नियर अबाउट 5500। तो यहाँ पे जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी म्यू आर, ये भी क्या होगी, ये भी पॉजिटिव एंड वेरी हाई, मतलब ग्रेटर देन 1 एंड वेरी हाई। एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर पे डिपेंड करते क्या, डाई नहीं करते, पैरा करते। कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फेरो करते क्या, यस नो, कैसे करते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बर अजून डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनच असतात आहे की नाही, एक ते इनवर्सली असेल नाही तर डायरेक्टली असेल। डाउन स्टार मार्क करके लिखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को समझने के लिए, टेम्परेचर डिपेंडेंसी समझने के लिए क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरीज टेम्परेचर मतलब टीसी, मतलब the temperature at which, very good, ferromagnetic substance, very good, write down,
द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इनका जो डोमेन स्ट्रक्चर होता है, डोमेन स्ट्रक्चर मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट जो एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, उनका जो ग्रुप होता है वो डिस्ट्रक्ट होता है, डिस्ट्रॉय होता है। क्यों ऐसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब, तो अब वो रेगुलर पैटर्न में रिवॉल्व नहीं करेंगे, वाइब्रेट भी करेंगे, और वाइब्रेशन की वजह से उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होनी चाहिए थी वो चेंज होती है। इसलिए क्या होता है, फेरो कन्वर्ट होते हैं पैरा में। क्या लिखा फिर? द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कि आयर्न है, उसको अगर हम 1043 म्हणजे 1043 डिग्री सेल्सियस यहां तक उसको हीट करेंगे, तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, उसका कन्वर्जन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है। मतलब वो फेरोमैग्नेटिक या फिर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कुछ काम का नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेरोमैग्नेट की जो भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है वो इस तरह से होती है कि ससेप्टिबिलिटी फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रोपोर्शनल होती है टू द 1/T माइनस TC, जहां पे T मस्ट बी ग्रेटर देन TC रहे। नाउ व्हाट इज मीन बाय TC? क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, तो क्यूरीज टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उनकी डिपेंडेंसी इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये बनेगा काई इक्वल्स टू C डैश डिवाइडेड बाय T माइनस TC। यहाँ पे C डैश का मतलब वही क्यूरीज है लेकिन वो पैरा वाला नहीं है, इसलिए अदर देन उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, C डैश। क्युरीज कॉन्स्टंट नका लिहू त्याला, कारण क्युरीज कॉन्स्टंट तिकडे म्हटलं आहे क्युरीच्याच लॉचा, बट तिकडे क्युरीज कॉन्स्टंट घेतलाय तो नाही आहे। ये हो गए टाइप्स ऑफ मटेरियल, पैराफेरो डाई, पैराफेरो डाई, पैरा डाई फेरो। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है टॉपिक का, कौन सा? क्या होता है हिस्ट्रेसिस? मतलब इसका मतलब लैगिंग बिहाइंड, डिसिपेशन, लैगिंग बिहाइंड, पीछे रहना, मतलब हिस्ट्रेसिस। क्या होता है हिस्ट्रेसिस? मतलब पहले समझाऊन घ्या, लिहू नका। हिस्ट्रेसिस मतलब एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, देखो पहले समझ लो, एकदम सिंपल है, थ्योरेटिकल पार्ट है। एक सोलेनॉइड है, क्या ये एक सोलेनॉइड है, एंड ये सोलेनॉइड के ऊपर हम क्या करेंगे, वायर को वाउंड करेंगे, एंड वाउंड करने के बाद क्या होगा, वायर में से करंट फ्लो होगा। ये वायर की वाइंडिंग आ गई, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर ये करंट फ्लो होगा इसका मतलब सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एंड यहाँ पे जो सेंटर होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हाईएस्ट होती है, कितनी होती है पवन? μ0 Ni, वेरी गुड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आयन की कोर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसकी कोर सेंटर में रख देंगे। अब क्या होगा, देखो एक ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और ग्राफ में हम यहाँ पे H वर्सेस I मतलब मैग्नेटाइजेशन यानी mz, या फिर हम उसको B भी लिख सकते हैं, जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इसको प्लॉट करेंगे अलोंग y एक्सिस। H के अलोंग कौन है? H पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है N इंटू I, मतलब करंट बढ़ाएंगे तो N क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्टार्ट में जब हमने कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं किया था तो H कितना है, 0 है। यहाँ पे हमने आयन प्लेस किया है, उसका तो खुद मैग्नेटाइजेशन कुछ है ही नहीं, इसका मतलब वहां पे mz भी कितना है, 0 है। मतलब यहाँ पे ओरिजिन से 0 से, मतलब O से अब ये ग्राफ शुरू होगा। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट में यहाँ से सोलेनॉइड में से फ्लो होने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। तो करंट बढ़ने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब कौन बढ़ेगा, H बढ़ेगा। अब H बढ़ गया मतलब क्या होगा कि जो आयन कोर पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी उसके ऊपर हमने अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, इसका मतलब इसके ऊपर क्या होगा, इसका मैग्नेटाइजेशन शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करंट को बढ़ाते जाएंगे, जब तक मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तब तक हम रुकेंगे नहीं। फाइनली हमें पॉइंट मिलेगा E, जहां पे जाने के बाद सैचुरेशन हो जाएगा सैंपल का। सैचुरेशन हो गया मतलब उसके बियॉन्ड कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे फिर भी मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है जो ये मैग्नेटाइज हो सकता है।
फिर यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। रुकने के बाद क्या हुआ कि हमें फिर से ये जो मैग्नेटाइजेशन हमने सैंपल का किया था उसको डीमैग्नेटाइज करना है। तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोलेनाइड में से फ्लो होने वाला जो करंट था उसको धीरे धीरे जीरो बनाना पड़ेगा। अब करंट को जीरो बना रहे मतलब प्रैक्टिकली कौन चेंज हो रहा है, एच चेंज हो रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर ये जीरो से ए पे गया तो फिर से वापस ए से जीरो पे आना चाहिए, बट ऐसा होता का, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो है जीरो पे नहीं आता है, ये इस पॉइंट बी के ऊपर आके रुकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो एच को हमने जीरो किया, मतलब करंट को हमने जीरो किया, लेकिन फिर भी सैंपल का जो मैग्नेटाइजेशन था वो जीरो नहीं हुआ। मतलब इसको अगर यहां से निकाल लेंगे तो ये भी क्या करेगा, एज ए मैग्नेटिक बिहेव करेगा। मतलब इसमें मैग्नेटाइजेशन परमानेंट डेव्हलप हो गया, प्रोड्यूस हो गया है ना। स्क्रू ड्रायव्हर टेस्टर जर कधी यूज केले तर त्याला स्क्रूला जर आपण टच केलं तर ते अट्रैक्ट करतं बघा। ऐसे क्यों, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या करते हैं, मैग्नेट के ऊपर रखते हैं, फिर उसको मार्केट में लेके आते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म डेवलप होता है क्योंकि उसका मैग्नेटाइजेशन हुआ था। मतलब उसमें मैग्नेटाइजेशन का क्या हो गया, रिमेनेंस हो गया, रिटेन हो गया मैग्नेटाइजेशन उसमें। असं का करतात, क्योंकि क्या होता है ना, सर्किट में कहीं पे मोबाइल की मोटा बॉक्स है उसमें स्क्रू कहीं पे गिर गया जहाँ पे हम हाथ डाल के उसको उठा नहीं सकते, तो उसके लिए एडजस्टमेंट होती है, स्क्रू ड्राइवर प्लेस करेंगे तो वो स्क्रू आता है। हो कळलं का, हाताने नाही काढायचं काय, मॅग्नेट काढू शकतो का, काढा ना मग, मला काय फरक पड़तो तो यहाँ पे जो पोर्शन है इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिमेनेंस और रिटेंटिविटी। मीनिंग कळाली घ्यायची काय असते रिमेनेंस और रिटेंटिविटी नक्की। अब यहां पे क्या था, हम ए से लेके बी पे आ गए, आगे हमें क्या करना है, ये एमजेड को जीरो ही बनाना है, त्याला ठेवायचंच नहीं आपल्याला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एमजेड को अगर जीरो बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन सोलेनोइड में से करंट फ्लो करना पड़ेगा, बट इन द, अगर करंट की डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की थी, मतलब जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई इसका मतलब सैंपल का फिर से मैग्नेटाइजेशन शुरू हो जाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हमें ये ग्राफ जो है फिर यहां पे आके मिलता है, फिर ये पॉइंट आ गया दैट इज सी। अब ये सी पे क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, समझ में आ रहा है ना, सी पे क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया। तो ये मैग्नेटाइजेशन जीरो करने के लिए जितना एक्स्ट्रा का अपोजिट डायरेक्शन का करंट बोलो या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें अप्लाई करनी पड़ी, इसको बोला जाता है कोर्सिविटी। क्या है कोर्सिविटी, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी और करंट रिक्वायर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट मैग्नेटाइजेशन विल बिकम, एंड आगे फिर से साइकिल को अगर रिपीट करेंगे तो इस डायरेक्शन में ये पॉइंट आएगा डी जहां पे सैचुरेशन होगा। फिर से अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके हम मैग्नेटाइजेशन देखेंगे तो फिर से पॉइंट ई आएगा, ई के ऊपर क्या हो रहा है, फिर से मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है, क्या जीरो है, मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है, लेकिन क्या जीरो है, इंटेंसिटी जीरो है। अगेन हम यहाँ पे करंट को इंक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ जो है इस नेचर का हमें मिलता है। एंड अभी कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स इस सैंपल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते जाओ वो कभी भी जीरो के ऊपर नहीं आएगा। एकदा मैग्नेटाइज केला त्याचा विषय संपला, कळालं ना। तो ये लूप जो है वो हर बार अपनी साइकिल रिपीट करता है। तो ये जो लूप या फिर ग्राफ हमने कंसिडर किया है यहाँ पे, ये है बी वर्सेस एच, कौन सा है, तो इस लूप के अंदर जो हमने एरिया देखा है, ये जो एरिया यहाँ पे इस पोर्शन में, ये एरिया क्या प्रेजेंट करता है, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब हीट कहां से प्रोड्यूस हो गई, ये जो प्रोसेस होती है ना मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, इसमें क्या होता है, हमें वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन जो होता है वो हीट के फॉर्म में लॉस होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व। दिस इज ऑल अबाउट हिस्टेरेसिस, रिटेंटिविटी अँड कोर्सिविटी। कळलं, राईट। आता थेरॉटिकल सगळं लिहिण्याची गरज नाही तुम्हाला, फक्त ग्राफ ड्रॉ करा, ग्राफवरून समजून जात सगळं।
हाँ, मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अँड मॅग्नेटिझम एक्स्ट्रीमली सिम्पल टॉपिक आहे. कळालं ना. ॲटलिस्ट त्याचे थेरॉटिकल पार्ट जेवढे फॉर्म्युले आपण डिस्कस केले ते 100% प्रिपेअर ठेवा. आपण इव्हिनिंगला जसं करंटचं काल सुरू केलंय 1 by 1 ईच अँड एव्हरी कन्सेप्टवरच्या सगळ्या वर्कशीट परत सॉल्व्ह करणार आहे. कळालं ना. वर्कशीट झाल्यानंतर परत मॉड्यूलचे क्वेश्चन्स पण आपण करणार आहे. त्यामुळं क्वेश्चन प्रॅक्टिसचा पार्ट तिथं कम्प्लीट होऊन जातो. मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मॅग्नेटिझम. ठीक आहे. अँड अभी नेक्स्ट सुरू होंगे दॅट इज EMI अँड AC. ते खूप जास्त सोपे आहे त्यांच्यापेक्षा. पण कधी इथं सगळं क्लिअर असेल तर. इकडं फ्लक्समध्येच कन्फ्युजन आहे, EMI काहीच नाही करणार. मंडे, ट्यूजडे, वेन्सडे आणि आज थर्सडे. लक्षात घ्या 4ही दिवसामध्ये आपण जे एका लेक्चरचा कंटेंट होता तो 4 लेक्चरमध्ये घेतलाय. कारण तुम्हाला टेस्टसाठी आणि बॅकलॉगसाठी थोडासा टाइम मिळावा म्हणून. कळालं ना. आता मॅग्नेटिझम कंप्लीट झालाय. EMI जो हम कल ही शुरू करेंगे. ठीक है, क्योंकि आज टेस्ट है बेस्ड ऑन. तो आज की टेस्ट में जो है एकदम बूस्ट मिलने वाला है. व्यवस्थित प्रामाणिकपणे टेस्ट द्या. कळालं ना. तुम्हाला बूस्ट मिळणार आहे टेस्टमुळे आज. बूस्टर डोस. बर. अशी एनर्जी. एंड लास्ट में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब तेच अपन साइक्लोट्रॉन में यूज केले होते. जिनमें से करंट फ्लो होगा तो वो क्या करते हैं एज मैग्नेट बिहेव करते हैं. उसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, सोलेनॉइड. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म. तो अभी बहुत ज़्यादा